तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का किया ऐलान। पूरे इंडोनेशिया में मचा बवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगा आज तगड़ा झटका। बीजेपी के 100 नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में बीजेपी मंत्री का विरोध करने पर 40 किसानों को हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेज दिया जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन ने नेपाल के हुमले जिले पर किया कब्जा, वाड़ लगाकर घेर लिया पूरे इलाका, बढ़ गई हैं नेपाल की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाले आशीष मिश्रा को जेल में हुआ डेंगू, अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की टीएमसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने पर काम कर रही है ममता बनर्जी। 2024 में लड़ सकती हैं प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इंडोनेशिया की पूर्व राष्ट्रपति की बेटी ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी सुकमावती ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए वह 26 अक्टूबर को एक पूजा में शामिल होंगी, तभी हिंदू धर्म अपना लेंगी। वही आपको बता दें कि उनके इस फैसले से देश में हैरत जताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया का ऐसा देश है इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इन पर इस्लाम धर्म को अपमान करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद मौलानाओं ने इनका इंडोनेशिया में विरोध किया था और फिर इन्होंने माफी मांगी थी। माफी मांगने के 1-2 दिन बाद ही इन्होंने इस्लाम धर्म ही छोड़ने का फैसला ले लिया है और अब हिंदू धर्म में ये कन्वर्ट होने वाली हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका। ब्लॉक प्रमुख समेत कई नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को आज तगड़ा झटका समाजवादी पार्टी से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के 100 कार्यकर्ता समेत 10 नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष रविवार को बस्ती से बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख बहादुर राम कुमार अपने सैकड़ों साथियों के साथ भाजपा छोड़कर सभा में शामिल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की नीति व अखिलेश यादव के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए रायबरेली के भी भाजपा नेता व पूर्व विधायक शिव गणेश लोधी के पुत्र राहुल लोधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और इनके भी सैकड़ों कार्यकर्ता सपा का दामन थाम चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले अब भाजपा के बड़े बड़े नेता पार्टी को छोड़कर सपा में आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चीन ने नेपाल के हुमला जिले पर किया कब्जा, बाढ़ लगाकर घेर लिया पूरा इलाका। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन ने अपने पड़ोसी देश नेपाल के हुमले जिले पर अब कब्जा कर लिया है और बड़ा झटका नेपाल को दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने नेपाल के हुमले जिले पर कब्जा करके बाढ़ लगाकर पूरे इलाके को घेर लिया है और स्थानीय लोगों को इस इलाके में आने जाने से भी रोक दिया गया है, जिसके बाद नेपाल ने इसकी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि काठमांडू पोस्ट में कहा गया है कि ऐसा पाया गया है कि चीन ने नेपाली क्षेत्र में बाढ़ लगाए हैं। नेपाली क्षेत्र में ही चीन 145 किलोमीटर की नहर भी बना रहा है, यहाँ वह सड़क भी बना रहा है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल ने इससे पहले यहाँ पर कई मकान भी बनाए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब हुमला जिले पर चीन ने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है और पूरे इलाके को बाढ़ लगाकर चीन की सेना ने घेर लिया है, यानी अब नेपाल पर कब्जा करना चीन ने शुरू कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरियाणा में कृषि मंत्री का विरोध कर रहे 40 किसानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हरियाणा के लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें 35 किसान संगठन कृषि मंत्री का विरोध करने पहुंचे और कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहे थे। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने इसमें से 40 किसानों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें जेल भेज दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो भी किसान बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं या तो उन्हें गाड़ियों से कुचला जा रहा है, अगर वह नहीं मानते हैं या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आर्मी चीफ के बयान पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा
आरएसएस बीजेपी ने घाटी को बना दिया खुली जेल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत द्वारा कश्मीर में और प्रतिबंधों की चेतावनी देने वाली टिप्पणी पर रोष व्यक्त किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बिपिन रावत की यह टिप्पणी इस आधिकारिक बयान के विपरीत है कि घाटी में सब कुछ ठीक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारत सरकार द्वारा कश्मीर को खुली जेल में बदलने के बाद बिपिन रावत का बयान कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास दमन की जम्मू कश्मीर की स्थिति से निपटने का एकमात्र तरीका है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बदल दिया है। यहाँ बेगुनाह लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें जेल में डाला जा रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को उत्तर प्रदेश सहित अन्य जेलों में भी शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये गंभीर आरोप महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार की कंपनी सरकार से कर दी तुलना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी की तुलना कंपनी यानी ब्रिटिश शासन से की है। राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में मोदी सरकार नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा का संघर्ष से समाधान तक किसान आंदोलन जारी रहेगा और हमेशा वार्ता के लिए हम मोदी सरकार से तैयार हैं। जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। तो ये बड़ा ऐलान राकेश टिकैत ने फिर से कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब के पूर्व सुरक्षा अधिकारी का दावा, कहा मेरी हत्या करा सकते हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और सऊदी अरब के आतंकवाद विरोधी संयुक्त प्रयासों की निगरानी में मदद करने वाले एक पूर्व वरिष्ठ सऊदी सुरक्षा अधिकारी ने क्राउन बिन मोहम्मद बिन सलमान पर आज गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाया है कि देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने पिता के शाह बनने से पहले तत्कालीन शाह की हत्या करने की बात कही थी। हालांकि पूर्व अधिकारी साद अल जाबरी ने CBS न्यूज द्वारा रविवार को प्रसारित कार्यक्रम 60 मिनट्स में दिए साक्षात्कार में ये दावे किए हैं। भाई आपको बता दें कि इसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे इस बयान के बाद क्राउन प्रिंस मेरी भी हत्या करा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हुआ डेंगू बुखार, जेल के अस्पताल में किया गया भर्ती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चर्चित लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस रिमांड के बीच डेंगू बुखार हो गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद आशीष को जेल के ही अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि बीते शुक्रवार लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में किसानों को कार से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा समेत 4 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। पुलिस रिमांड पर भेजे जाने से पहले ही उसने अपनी तबीयत खराब बताई थी। इसके बाद उसका टेस्ट कराया गया तो उसमें डेंगू बुखार से पीड़ित बताया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा को झटके पे झटके लग रहे हैं और आशीष मिश्रा को डेंगू बुखार हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने पर काम कर रही हैं ममता बनर्जी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल की सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के एजेंडे पर गंभीरता से काम कर रही हैं। इसके तहत टीएमसी बंगाल के बाहर केवल छोटे राज्यों में अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने में तेजी से आगे बढ़ रही है। चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक टीएमसी की इस रणनीतिक महत्वाकांक्षा को जमीन पर उतारने की करतूत में जुटी हुई है। भाई आपको बता दें कि गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर जैसे छोटे राज्यों को टीएमसी ने अपने इस लक्ष्य की सियासी प्रयोगशाला के तौर पर चुना है। यहां आईपैक की टीमें इन सूबों के सियासी मिजाज को भांप रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की तरह अब टीएमसी को भी ममता बनर्जी राष्ट्रीय पार्टी बनाने जा रही हैं और फिर प्रधानमंत्री पद का चुनाव ममता बनर्जी लड़ेंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीतीश के मंत्री मुकेश सहनी की धमकी, 4 सीटों वाला हट जाए तो गिर जाएगी बिहार में सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश सरकार को परोक्ष रूप से धमकी देते हुए कहा है कि बिहार में 4 सीटों वाला अगर अपना पावर खींच लेगा तो सरकार बिहार में गिर जाएगी। इस दौरान उन्होंने निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर भी जमकर निशाना साधा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये बड़ा दाव उन्होंने चला है, कभी भी बिहार में भी सरकार गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले, कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद भी नहीं बदला कुछ, हम पहले से कहीं थे बेहतर।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कश्मीर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अमित शाह की 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर यात्रा के बीच गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि हमसे कहा गया था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर बदल जाएगा, उससे विकास, अस्पताल और बेरोजगारी पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। आगे उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि जब राज्य को विभिन्न मुख्यमंत्रियों द्वारा शासित किया जा रहा था तब हम कहीं पर बेहतर थे, इसमें बुरी तरह हार चुके हैं। राज्य के 2 हिस्सों में बंटने के बाद हम पूरी तरह हारे हैं, विधानसभा भंग होने के बाद हम बुरी तरह से हार गए हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी तत्काल जम्मू कश्मीर में फिर से विधानसभा के चुनाव कराए, जिससे यहां के लोगों की स्थिति बदले। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से केंद्र की मोदी सरकार लागू करे और पूर्ण राज्य का दर्जा दे, नहीं तो देश और जम्मू कश्मीर की स्थिति और खराब होती चली जाएगी। तो ये बड़ा दावा जो है गुलाम नबी आजाद ने किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी